तो बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की विरासत है। विरासत की एक ऐसी जंग एक बेटे और रामविलास पासवान के भाई के बीच में छिड़ी है कि आज परिस्थिति ऐसी बन गई है, जब पार्टी के हिस्से हो गए, जब दोनों को अलग अलग सिंबल मिल गया है और सियासी मैदान में दोनों आमने सामने होंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। इनकी पार्टी को रामविलास नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और इसी के साथ हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह। लेकिन आज खास मेहमान हमारे साथ रीना पासवान जुड़ रही हैं, रामविलास पासवान की वो पत्नी जिनका चेहरा आपने हमेशा उनके साथ देखा होगा, लेकिन शायद उनकी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो राजनीति से अपने आप को दूर रखती थी, मीडिया में आकर बातचीत करने से वो परहेज करती थी। लेकिन आज पारिवारिक लड़ाई और जंग ने ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। चिराग पासवान, बहुत स्वागत आपका, और खास तौर पर आपका रीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चिराग, मेरा पहला सवाल आप ही से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहें, विरासत को दो हिस्से में, पशुपतिनाथ पारस को लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मेरे लिए मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी जीत है। पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और आज उनकी पार्टी, बल्कि मैं ईमानदारी से बोलूंगा अंजना जी, अगर आप मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप आज पूछें तो मुझे लगता है कि वो पिछले नाम से ज्यादा उत्साहित इस नए नाम के साथ हैं, क्योंकि पापा का नाम जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग को मिल गया। देखिए, मेरे लिए कभी उत्तराधिकारी बनने की या कोई हक जताने की वो लड़ाई थी ही नहीं। पापा ने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के से विचारधारा की लड़ाई ही लड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता चला कि ये कब विरासत की लड़ाई बन गई या ये कब पार्टी को अपने नाम पर लेने की। मैंने बार बार इस बात को कहा कि अगर मेरे चाचा जी चाहते, मैं खुद खुशी खुशी मैं उनको नॉमिनेट करता कि भाई आप अध्यक्ष बनिए। पिता के, मेरे पापा के जाने के बाद वही मेरे पिता थे ना, तो मैं करता, पर उन्होंने इसको विरासत की लड़ाई। आज इस बात का दुख होता है अंजना जी मुझे, पापा ने 21 साल जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा, मेहनत से पार्टी को यहाँ तक लेकर आए, इतने सांसद, इतने विधायक इस पार्टी ने बना कर दिए, ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में, मणिपुर जैसे प्रदेश में हम लोग की पार्टी के सांसद विधायक बंगला लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए। और आज उस पार्टी को आपने खंडित कर दिया, क्यों? सिर्फ मंत्री बनने के लिए। रातों रात जाकर आपने पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्यों? मंत्री बनने के लिए। आप आते, बात करते, बैठते, पार्टी के भीतर आराम से इन सब चीजों को सुलझाया जा सकता था। पर दुख इसी बात का कि पापा की बनाई हुई पार्टी को इस तरीके से खंडित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किया, ये ठीक नहीं था। रीना जी, पशुपति कुमार पारस, सबसे पहले तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश में एक नेता के तौर पर उनकी अपनी जगह थी, लेकिन आपके लिए बड़ा लॉस होगा। पशुपति कुमार पारस के अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरह से चिराग इसे देख रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई? मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसी नौबत क्यों आई। पहले ऐसा नहीं थे, ये लास्ट एक साल से जो है, जब से चिराग अपने पांव पे खड़ा हुआ, एमपी बना, सब कुछ हुआ, उसके बाद से उनको लगा कि मेरा हक छीन रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है ये हर समय पार्टी के खिलाफ बोलना, चिराग के खिलाफ बोलना, एक साल तक वो ऐसे करते थे। हर 15 दिन में, एक महीने में वो इस तरह करते थे। बल्कि इंक्लूडिंग पापा जब हॉस्पिटल में भी थे, हाँ, उस वक्त भी, उस समय भी मैं एक दिन वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उसी समय साहब ने पारस जी को लगवाया हुआ था फोन, बात हुई, तो वो ऑक्सीजन अपना हटा करके उनसे बात कर रहे थे कि पारस क्यों हर टाइम ये पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हो, चिराग के खिलाफ बोलते रहते हो, है ना, मत बोलो, मत करो। मतलब हॉस्पिटल तक में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने इनको फ़ोन करके, क्योंकि चिराग बहुत इमोशनल है, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, मैंने फिर पारस जी को फ़ोन करके, क्यों पारस जी आप ऐसा कर रहे हैं? टाइम नहीं दे रहे थे आने का। ये सुबह 12 बजे से जाना चाहता था, बैठ के बात करना चाहता था, तो वो टाइम नहीं दे रहे थे। मैंने कहा आप बुलाइए उनको, बहुत रो रहा है। तब बोले कि पहले बोले सोएंगे वो करके, फिर उनका अपना बेटा जाकर के वहाँ पे रोया है, मुस्कान जाकर के रोया। तब उन्होंने फ़ोन करके इसको बुलाया कि आओ, तब जाकर के मिठाई खिलाई, नहीं सब कुछ ठीक है। तो इस तरह का उनका 1-1.5 साल से जो है इस तरह का चल रहा है। ये खटपट मतलब रामविलास जी ने भी देख लिया था, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी देखा। नहीं, वो बहुत बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। कभी कभी तो वो 1-1 महीना तक बात भी नहीं करते थे। मैं ही कहती थी कि नहीं नहीं, पारस जी को बुला लीजिए, बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, परिवार का कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो फिर बोलते नहीं नहीं, छोड़ दो पारस को, अपने पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है, इस तरह का जो काफ़ी वो करते थे। पर कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं है। ये तो बाद में पता चला कि इनको मंत्री बनना था, इस वजह से ये सारा चीज़ें कर रहे थे।
कभी भी कुछ भी था, जैसे जिस रात भी ये हुआ अंजना जी, है ना, 13 तारीख की रात में, उस रात में भी मम्मी फोन करती। पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि मुझे पता है कि इनके लिए ये कितना मुश्किल है ऐसे आके ये सारी बातें बोलना। इन्होंने हमेशा घर परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश की, पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने कितनी बार परिवार के लोगों से के लिए पापा से लड़ी भी हैं कि नहीं ये आपके भाई हैं, ये पारस जी हैं, मैं इस रामचंद्र घर जी में हैं। 44 ईयर से हूँ, 44-45 साल हो गए। मेरी तो दुनिया ही ये थे, साहब, मेरे बच्चे, पारस जी, रामचंद्र, इनका परिवार। इसके अलावा मेरे सारे रिश्तेदार नाराज होते थे कि आप उन्हीं को देखती हैं, किसी का नहीं। इनसे पूछिए मैं कौन सा दुख सुख खुशी गम में मैं शामिल नहीं थी, कौन से हॉस्पिटल में मैं वो नहीं थी इनके परिवार में। लेकिन आज इनको मेरा एक बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। आप आते, मैंने बहुत बार बुलाया इनको, उस रात भी इन्होंने फोन किया, जिस रात वो गए स्पीकर साहब से मिले, उस रात भी मम्मी मैंने ने फोन बहुत किया। फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाते, कोई बच्चे फोन नहीं उठाते। मैंने चिट्ठी लिखी, मेरी चिट्ठी इन्होंने वापस कर दी। इन्होंने 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी, उसमें सारी बातें उन्होंने उस पे लिखी। मैंने बरखी का भी लिखा कि क्या हम लोग इकट्ठे बरखी मनाएंगे, इन्होंने चिट्ठी वापस कर दी, पढ़ी नहीं। और अब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मेरे साहब और मेरे बेटे के रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा मुझे मानते थे। मतलब हम लोग कोई वो नहीं है, हम उनके परिवार नहीं है। कैसे कहते कल वो हैं बोलते हैं कि भाभी और चिराग से ज्यादा साहब मुझे मानते थे। ठीक है, आपको उन्होंने एमएलए बनाया, आज तक वो करते आए थे। उस समय बेटा नहीं था ना, जिस समय आपको एमएलए बनाया उस समय बेटा नहीं था। आपकी सब करता है। इन्होंने भी अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी करने नहीं दे सकती थी, पर मैंने इनसे ज्यादा, अगर ये कहते थे कि 50 करना है तो मुझे लगता था नहीं 100% करना है। हर टाइम में मैंने साथ पिछले 1 साल से, लेकिन आप कह रही है जब से चिराग ये का तो राइज होने लगा। चलते तो काफी दिनों से थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये बहुत ज्यादा, वो जब से इनको लगा कि अध्यक्ष पद से, और अध्यक्ष पद आज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि मैं साहब कुछ भी छुपाते नहीं थे। एक एक बात जो है हमारे घर में, हर चीज जो है इकट्ठे बैठ करके हम लोग तय करते, डिस्कस शेयर करते करके। साहब कभी बाहर से भी आते थे, सब बात जब तक बोल नहीं लेते थे उनको चैन नहीं आता था। मेरा भी वही नेचर था कि कुछ भी, चाहे परिवार की बात है, बाहर की बात है, कुछ भी है, बच्चों की बात है, जब तक शेयर नहीं करती थी मुझे भी चैन नहीं आता था। तो उनको ये था कि अब हम लोग की हेल्थ ठीक नहीं है, पारस की भी हेल्थ ठीक नहीं है, तो अब आगे बच्चों को कर देना चाहिए है। तो पारस को करके मैं मुस्कान को वो बनाता हूँ, ये प्रिंस को बनाता हूँ। तो ये उनका डिसीजन था, चिराग का कोई डिसीजन नहीं था। जो बार बार कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया, क्यों, ये साहब का डिसीजन था, उन्होंने इनको वो किया है। उस समय क्यों नहीं विरोध किया, उस समय आपको बोलना चाहिए था। जब ये अध्यक्ष बना था उस समय बोलते। उस वक्त तो बल्कि उन्होंने खुद मेरे नाम का प्रस्ताव रखा, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बन रहा था, मुख्य प्रस्तावक चाचा थे। भाई आप उस वक्त विरोध करते, उस वक्त आप बोलते। और सारी बात एक तरफ अंजना जी, सिंपल सा है कि एक बार बस घर परिवार में बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इस बीच में, 1 साल से मतलब समझ लीजिए कि मैंने इतनी कोशिश की, लास्ट 4-5 महीने पहले भी कभी खालिक साहब को भेजती थी, कभी मुस्कान को बोलती थी, कभी प्रिंस को बोलती थी, एक बार पारस जी से बात करा दो, एक बार आ जाएंगे, हम लोग बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनको जिस चीज़ से तकलीफ है मैं उसे उसी समय हटा दूंगी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं आए। मैंने अपनी देवरानी से बहुत कोशिश की कि वो आए, बैठे, एक बार हम लोग बात कर लेंगे तो सब परिवार ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये जो रात के समय चोरों की तरह से आपने जो पार्टी को तोड़ा है, आप एक बार आते, हमें धमकी दे के जाते, बोल के जाते, मीडिया में बोलते हम लोगों को कि मुझे ये बनाओ नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, हम जाते, हम सब कुछ करते उनके लिए। एक बार बोलते तो सही आके, इस तरह तोड़ना ये कोई सही बात नहीं। लेकिन पिता को खोने के साथ ये पूरा एक साथ टूट पड़ा, एक साथ, मतलब हम लोग तो उनका अभी तक शोक भी नहीं ढंग से मना पाते हैं, हम लोग बात भी नहीं कर, इतना स्ट्रेस है हम लोग के ऊपर, इतना स्ट्रेस है, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ बोल जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ बोल जाते हैं। और ऐसी बातें अंजना जी वो दुखी जो बर्दाश्त मतलब नहीं होती। यहाँ तक भी कि हॉस्पिटल में बताइए कि क्यों उनका बुलेटिन नहीं, एक बार ये नहीं गए हॉस्पिटल पापा को देखने, एक बार भी नहीं गए। फोन से मुझसे पूछते थे
मैं खुद कोरोना में थी, मैं खुद मतलब मैं इतना होती हूँ कि मैं सारी जिंदगी साहब के साथ में रही। मैं कभी भी एक रात साहब के बिना मैं कभी अपने मायके में नहीं रही, जबकि उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। कभी नहीं, बाहर भी हम गए, इलाज के लिए भी गए, साहब को ये भी नहीं पता होता था कि किस चीज़ का मेरा इलाज हो रहा है, क्या मैं दवाई खा रहा हूँ, कौन सी। वो हमेशा कहते बीके को पता है सब कुछ, बीके को पता है सब इनके कुछ। घर का नाम भी आपको भी क्यों मुझे बोलते बीके थे? साहब बोलते थे, सब कुछ इसको पता, उनको कुछ पता नहीं था। और आज ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि इनका रिश्ता, मेरे रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं बहुत बहुत, और मैं जानती हूँ कि इस बीच में ये क्या करते थे, आते थे साहब को कितना स्ट्रेस देते थे, करते थे। और मतलब और आज 13वीं ये के उनके बाद नाम से को लेकर कि वो मेरे भगवान है, भगवान है। मैंने देखा है, इन्होंने देखा है कि पापा को उन्होंने कितना दुखी किया, कितना इतना स्ट्रेस दे के परेशान, रखते थे इतना वो, स्ट्रेस। पार्टी को लेकर, कोई काम को लेकर, मंत्रालय में काम को लेकर। मतलब आई डोंट नो ब्लैकमेल बोलना सही शब्द है कि नहीं, पर उस लेवल तक का पापा को स्ट्रेस दे के और रखते आज थे। कहते हैं मेरे भगवान है। मतलब हम लोग की तो कुछ है ही नहीं, हमने तो 45 साल जिंदगी वैसे ही बिताई है क्या? मेरा बेटे के साथ उनका कोई संबंध नहीं था क्या? आप दुनिया जहां से पूछिए, आप पूरे बिहार में किसी से भी जाके पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, लोग बताएंगे। मेरे यहाँ जो आता है लोग खाली कुछ नहीं है, लड़ता है। आपको मना करते थे, आप क्यों इतना करते हैं, क्यों इतना करते हैं, हम लोगों के लिए नहीं सोचते। परिवार अलग हो गया था, आपने देखा था कि और सब परिवार के बाकी लोग कुछ दुखी रिश्तेदारों को बीच में दिक्कत कि हो गई नहीं, थी, वो लोग खाली ये उन्हीं का देखते हैं, उन्हीं के परिवार में टिकते हैं, उन्हीं के परिवार में सब कुछ, हम लोग के लिए कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था नहीं, पारस, रामचंद्र, मेरी यही दुनिया थी। मैं अपनी देवरानियों से बहुत प्यार करती थी, पर मेरी देवरानी, मेरी बीच की देवरानी ने 13वीं के बाद से मुझसे कभी बात नहीं की, एक बार नहीं पूछा कैसी हैं, कैसे जी रही हैं आप, कोई नहीं है, हम दोनों माँ बेटा हैं। एक बार तो होता, मुझसे पूछती तो सही। आपने खाली पारस जी की बातें सुनी, उन्होंने जितना बोला सब झूठ बोला, केवल क्योंकि उनको मंत्री बनना था। आप एक बार मुझसे तो आके पूछती कि भाभी ये बातें हुई थी क्या, चिराग ने ऐसा बोला था क्या? एक बार मुझसे आके पूछती तो सब बात क्लियर हो जाती। आप आती, लड़ती, इसके साथ लड़ती, इसको 2 थप्पड़ मारती, बेटे के समान था। ये इतनी रिस्पेक्ट करता है उनकी कि नहीं, मेरा जन्म हुआ था तो मेरी चाची मेरे पास में थी, 2 महीने 3 महीने मेरी चाची ने मुझे रखा है, इतना रिस्पेक्ट करता है। आप आती, पूछती तो सही, मैंने इतना फोन किया, आप फोन पे एक बार बात तो करती, ये नौबत ही नहीं आती, परिवार टूटने की नौबत। 44 साल साथ रहने के साथ बाद रहने के आपको बाद ये बताना पड़ रहा है कि आज आपका मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे पति के साथ मेरा क्या संबंध था, बेटे के साथ में उनका क्या संबंध था। आज मुझे अपने ही पिता के नाम के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मतलब दुर्भाग्य इससे क्या हो ज्यादा सकता है? क्या, मतलब आपने, अब भगवान कहते हैं उनका घर भी छीन लिया आपने, और आज आप मतलब हम लोग के ऊपर उंगली उठा रहे। नहीं बर्दाश्त होता अब अंजना जी, बिल्कुल मतलब बर्दाश्त की सीमा चली गई। ये है मेरा बच्चा है, कैसे घुट घुट के जी रहा है। कभी कभी मुझे डर लगता है, मैं इसके दोस्त को हमेशा साथ में रखती हूँ, कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा तब कुछ रहा नहीं, एक मेरा बेटे के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया, एक साहब के नहीं रहने से, एक आपको मंत्री बनने से। मैं आपको दे देती, सब कुछ दे देती। ये तो अगले दिन टाइफाइड में था, गया था ना। आप वहां ब्लैकमेल करते मीडिया के सामने, आप उनको बोलते, कहते कि मुझे दे दो सब कुछ, अध्यक्ष पद दे दो, मुझे मंत्री पद दे दो, हम ठीक है। तो सब कुछ अपना देने के लिए गया ही था। उस विरासत को पब्लिकली क्लेम करना आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो भी भाई बन के, और जो उनका एक तरीका है, रास्तिक हैं, वहाँ बिहार से हैं, तो आपको लगता है वो ज्यादा उस अंजना जी, लड़ाई में और कंपटीशन होगा बहुत मेरी बड़ा? ताकत या मुझे पापा के अब नहीं रहने के बाद हिम्मत सिर्फ 2 चीज़ों से मिली। एक, जिस मजबूती से मम्मी मेरे साथ खड़ी रही, चट्टान की तरह। और मैंने इनको देखा है, पापा से भी अगर आप जब भी व्यक्तिगत तौर पर मिली होंगी, आपने बात की होगी, उन्होंने भी हमेशा कहा कि मम्मी ही एक थिंक टैंक बोल लीजिए, ब्रेन बोल लीजिए, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोल लीजिए। पापा हमेशा बोलते थे कि मैं खुल के बाहर राजनीति कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे घर पे बच्चों की चिंता नहीं होती, मम्मी है वो देखती हैं ये सब। मेरे लिए भी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर एक ये खड़ी रही, और दूसरा जनता का साथ। मुझे इस आशीर्वाद यात्रा में, मुझे नहीं पता था अंजना जी, डे 1 जब ये सब हुआ था, और उसके बाद जब मैं पापा की जयंती के दिन मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे, नहीं देंगे। बट जिस खुले हाथों से जनता ने मुझे स्वीकारा, और ख़ास तौर पर महिलाओं ने, गाँव में मैं जब जाता हूँ, वो मुझे यूं मेरा गाल पकड़कर माथे पे चूमती है, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। रोती है, आप मतलब कहीं मैं भी इनको मैं चले वीडियोस जाइए, दिखाता हूँ, तस्वीरें वो सारी दिखाता हूँ,
तो जनता ने मुझे जिस तरीके से स्वीकारा, जनता ने मुझे जिस तरीके से प्यार दिया, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई ही नहीं है अंजना जी, मुझे ना मंत्री बनना है, ना मुझे कोई लालसा नहीं है। था, आप एक बार आते, खाली बोलते, मुझे सिर्फ पापा के विचारों को, उनकी पार्टी को बस आगे लेकर जाना था, मुझे और कुछ नहीं। मुझे मंत्री बनना होता अंजना जी, एक बात को शायद आप भी ईमानदारी से कबूल करेंगी, मेरे पास सबसे आसान रास्ता था पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव। 15 सीटें एनडीए गठबंधन मुझे दे रहा था। पापा का निधन चुनाव के ठीक बीच में हुआ था, 8 अक्टूबर को। चुनाव का नामांकन पहले चरण का 12 या 11 अक्टूबर को था, उसी बीच में उनका निधन हुआ था। मेरे लिए सबसे आसान था, मैं सरेंडर करता भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी के सामने। मैं बोलता भाई 15 सीटें दे दो, मैं लड़ लूंगा। आज मेरे 2 मंत्री बिहार में होते, मैं खुद केंद्र में मंत्री बना होता। मैंने अलग रास्ता चुना ही क्यों? क्योंकि पापा ये चाहते थे। मुझे याद है, मम्मी से पूछे आखिर ये में, बोलते हैं ना कि अगर साहब जिंदा होते तो कभी ऐसा नहीं होता, अलग नहीं चुनाव लड़ते। साहब के रहते हुए ये सब बातें हुई हैं। मतलब साहब हॉस्पिटल में थे, ये सब जाके घंटों बैठ करके पापा से बात करता था। और क्योंकि मैं कोरोना में थी तो इसका रूम और मेरा रूम वो बीच में एक दरवाजा है, तो हम खोल करके मुझे अपने रूम से बताता था, आज पापा से ये बात हुई, पापा ने ऐसे किया, मम्मी आपका क्या विचार है? मैंने कहा नहीं, जो पापा कह रहे हैं वही करें। आज कहते हैं कि साहब होते तो अलग नहीं होने देते, बोलते कि किसी सांसद की इतना सहमति झूठ नहीं थी। बोलते हैं, जितना रामविलास जी की सहमति थी कि एनडीए से अलग होना है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ पापा कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पापा क्लियर थे, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला था कि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है। जिस व्यक्ति ने बिहार को बर्बाद किया, वो लोकसभा में भी अलग होना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के साथ आने में एक अहम किरदार आपका था, और जितना हम लोगों को खुद रामविलास जी ने बताया था कि ये आपका फैसला था, आपकी माँ का था, नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन वो बार बार कहते थे कि ये चिराग ने ही कराया, सबका था। तो फिर अलग होना किसका फैसला? उस वक्त बीजेपी के साथ जब हम लोग गए थे, उस वक्त नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग थे। मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। उस वक्त आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही बीजेपी से अलग हो गए थे। उस वक्त हम लोग बीजेपी के साथ गए थे। उस वक्त अगर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ होते, पापा कभी इस बात को नहीं मानते, और शायद मैं भी इस बात के लिए सहमत नहीं होता, क्योंकि मैं खुद नीतीश कुमार जी की जो जातियों में बांटने की राजनीति है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुछ समीकरण, सिर्फ जाति। 15 साल उन्होंने बिहार को दिया क्या जातियों में बांटने के अलावा? कोई एक अपनी उपलब्धि बता दें बिहार के विकास को। कोई आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, एजुकेशनल हब, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो लेकर गए हो बिहार में? कुछ नहीं, सिर्फ जातियों में बांटा। तो शायद मैं खुद भी नहीं मानता। तो उस वक्त हम लोग बीजेपी के साथ गए ही इसलिए थे, पापा भी इसीलिए माने, क्यों? क्योंकि नीतीश जी उनसे अलग हुए थे। 2017 में जब नीतीश जी रातों रात वापस एनडीए गठबंधन में आए, उस वक्त पापा बहुत असहज थे। 19 के चुनाव में पापा अलग होना चाहते थे, लोकसभा के चुनाव में। बहरहाल उस वक्त प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबके आश्वासन से, बातचीत के बाद स्थिति बेहतर हुई। पर विधानसभा आते आते तक, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी ने हम लोग के प्रत्याशियों को हराने में, हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा था, उसको उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। तो पापा इन सब बातों से दुखी थे, और नीतीश जी ने तो उनको अपमानित करने के लिए आखिर तक कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने, पापा जिस दिन वेंटिलेटर पे थे, उस दिन नीतीश कुमार जी उनके बारे में बोलते हैं कि जाके पूछिए रामविलास जी से कि आपने 2 विधायकों से ही वो राज्यसभा चले गए थे क्या? इतना घमंड, इतना अहंकार। एक बार उन्होंने हॉस्पिटल में फोन करके नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता के, मेरे पिताजी के बारे में उनका हालचाल नहीं पूछा। तो पापा तो खैर शुरू से ही क्लियर थे कि इनके साथ मिलकर हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना, और ये बात पापा ने चाचा जी को भी क्लियरली बोली थी। पता था, सबको पता था। भाई देखिए, फिर जाकर के नीतीश जी के साथ में मिल गए, और जो मतलब इनका है कि जो साहब की विरोधी है, सब उनके साथ में है। आप लोगों को भनक भी नहीं लगी कि अंदर खाने उनकी ऐसी बातचीत हो रही है बीजेपी में, या नीतीश जी से, या वो इस तरह का मंत्री पद का ऑफर? उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ये टाइफाइड में था। मैं इतनी परेशान थी, साहब नहीं है, मैं अकेले, मैं हॉस्पिटल से डरती थी कि मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे जो भी इंतजाम करना पड़े मैं घर में करूंगी। मेरा बच्चा साहब, कोरोना भी है, सब कुछ है, कोई साथ नहीं था, कोई देखने के लिए नहीं आया। अरे मैं तो थी, मुझे तो उस समय कोरोना नहीं था। अगर इसको उन लोगों को लगता होगा, कोई तो आता, देखता तो सही, भाभी से जाके देख तो नहीं बच्चा कैसा है कैसा नहीं, कोई नहीं। एक बार खाली फोन करके पूछ लिया, हो गया बस। कोई नहीं आया देखने के लिए, कोई, मैं अकेले इसके साथ में। आगे का रास्ता आपको चिराग जी कैसे दिख रहा है? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर रामविलास जी की पूरी विरासत को देखें तो समीकरण साधने में वो हमेशा ही माहिर निकले, और ये एक ऐसा हुनर था जो वो रिश्ता बनाकर रखते थे। अब आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तो घर वाले हैं, उसके अलावा राजनीतिक रूप से हम पूरे बिहार में देखे थे, क्या तेजस्वी यादव, आरजेडी, कोई कहीं पर कुछ समीकरण कुछ बनता हुआ, या फिलहाल सिर्फ पापा का आशीर्वाद।
बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वाकई सच, झूठ और भ्रम का एक ऐसा मकड़ जाल बन जाता है सियासत में, क्योंकि उससे अब एक अलग लड़ाई लड़नी है, एक बेटे को भी और उधर सामने चाचा हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें जो परिवार झेल रहा है उन सब की चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।